हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉयर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हमने जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें पहला चैप्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिया। दूसरा जो चैप्टर था हमारा वो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको भी हमने कवर कर लिया। तीसरा था बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको भी कवर कर लिया। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कवर कर लिया। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हर मैनेजर का तीसरा फंक्शन आता है स्टाफिंग। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं कि स्टाफिंग कहते किसको है। स्टाफिंग के बारे में कहा गया है कि आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद जो मैनेजर का अगला फंक्शन होता है वो होता है स्टाफिंग फंक्शन। अब स्टाफिंग फंक्शन कहते किसको है? स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरल पर्सनल। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? मैन पावर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 1 साल के अंदर उसमें से 50 लोग रिटायर हो जाएं। तो हमें अपनी मैन पावर प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि जिस मोमेंट पे रिटायरमेंट होगा उस टाइम पे हम वैकेंसीज ला करके हम जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसकी जो लिमिट है उसको मेंटेन करके रखें। इसका मतलब ये हुआ कि हमको मैन पावर प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम अपने रिक्वायरमेंट जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसे फुलफिल कर सकें। सो स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट में कहा गया है कि इंड्यूस करना या अट्रैक्ट करना। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन से पहला प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशन है उसे फुलफिल किया जा सके। रिक्रूटमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जो हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इसको डिटेल में कवर करेंगे। फिर आता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन को हम रिक्रूटमेंट के से अगर कंपेयर करें तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन का मतलब होता है इट रेफर्स टू सिलेक्टिंग मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स टू परफॉर्म द जॉब। सिलेक्शन का मतलब सिलेक्टिंग मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म द जॉब। इसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन। ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग के बारे में कहा गया, देखिए एक चीज होती है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, और ट्रेनिंग जो होता है उस सीखी हुई चीज में स्किलफुल होना इज कॉल्ड ट्रेनिंग। आपने जो चीज पहली बार सीखी इज कॉल्ड लर्निंग, और उस चीज में और अच्छे होना और स्किलफुल होना इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर इन परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग क्या करता है? इम्प्रूवमेंट करता है आपके स्किल्स का, आपके नॉलेज का, आपके बिहेवियर का, ताकि आप किसी भी एक जॉब को अच्छी तरीके से कर सकें। कॉम्पनसेशन इज रिलेटेड टू ये जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, जिसे हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उसमें रेम्यूनरेशन मिलेगा, जैसे हो गया सैलरीज, जैसे हो गया वेजेस। अब देखिए बेसिक डिफरेंस सैलरीज और वेजेस में क्या होता है कि सैलरीज उनको दी जाती है जो मेंटल वर्क करते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, जो दिमाग लगा के काम करते हैं, उनको सैलरीज प्रोवाइड की जाती है। और वेजेस उनको दिया जाता है जो शारीरिक काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनको वेजेस दिया जाता है। तो कॉम्पनसेशन में आ गया सैलरीज, वेजेस, उसके बाद इंक्रीमेंट। अच्छा, ये सैलरीज में इंक्रीमेंट आता है, बोनसेस या कमीशन, फीस बेसिकली प्रोफेशनल लोगों को दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता, तो कॉम्पनसेशन है। ठीक है। अगला है प्रमोशन। अब आप प्रमोशन जानते ही हैं कि प्रमोशन में होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरल पर्सनस। अब इन्होंने बोला कि जो मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करते हैं, उनका मेंटेनेंस भी स्टाफिंग का काम होता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। स्टाफिंग का मतलब इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढना फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए ढूंढना, सही क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ढूंढना, फॉर डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, ताकि वो सही टाइम पे सही काम कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। जी हाँ, ये इतनी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। इंपॉर्टेंस
नीड्स, बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग में इंपॉर्टेंस, नीड्स, बेनिफिट्स और एडवांटेज सारी चीज़ें सेम है। इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंस, नीड्स, बेनिफिट्स, एडवांटेज को समझने से पहले हम स्टाफिंग जान लेते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन होता क्या है। स्टाफिंग के लिए बोला जा रहा है कि बेसिकली स्टाफिंग कब करते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम स्टाफिंग परफॉर्म करते हैं। स्टाफिंग में हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, मैन पावर प्लानिंग कीजिएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट कीजिएगा, फिर आएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद आएगा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब स्किल डेवलप करना, ट्रेनिंग के बाद आएगा कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है रेम्यूनरेशन, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जा रही है उसके बदले में जो पैसे दिए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन। उसके बाद आता है उनका प्रमोशन, फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ये सारा का सारा चीज़ स्टाफिंग के अंदर आता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग क्या होता है। सबसे पहले बोला गया है कि फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स, मतलब फिलिंग द रोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स है, रोल्स का मतलब ये वेकेंट जॉब पोजीशंस है, उसे फुलफिल करने के लिए हमें स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फुलफिल द वेकेंट job positions. There will be no use of job positions unless and until these are occupied by employees. तो अगर वेकेंट जॉब पोजीशन है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक उसको कोई काम करने वाला ना हो, जब तक वो ऑक्यूपाई किसी एम्प्लॉय द्वारा ना हो। एंड इट इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली दैट द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड टू फिल द जॉब पोजीशन। इन्होंने बोला कि ये स्टाफिंग ही एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिससे हम वेकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसमें हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब सही इंसान को सही जगह आप कैसे ला सकते हो, जब आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट करोगे और उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद प्रॉपर सिलेक्शन करोगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, और सिलेक्शन में क्या होता है कि आप सही इंसान को चूज करते हो। आगे इसमें हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंसान काम कर रहा है उसको उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हम जॉब देते हैं, उसको उसके नॉलेज के बेसिस के ऊपर जॉब देते हैं, उसको उसके स्किल्स के बेसिस के ऊपर जॉब देते हैं, उसको उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर जॉब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज कैसे होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एफिशिएंट स्टाफ लेकर गए थे, एफिशिएंट स्टाफ मतलब बहुत अच्छा स्टाफ जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करता और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पूरा डेडिकेट होकर के काम करता है। इससे हम क्या इंश्योर करते हैं, इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ लंबे समय तक है। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विद द एफर्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ओनली, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनके एम्प्लॉयज के एफर्ट द्वारा ही ग्रो करता है और किसी चीज द्वारा ग्रो नहीं करता। फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन ए एक ऑर्गेनाइजेशन बी। ऑर्गेनाइजेशन ए और बी में आप सब कुछ कॉमन कर सकते हो, उनमें आप लैंड एंड बिल्डिंग जितने भी एसेट्स होते हैं आप सब बराबर कर दो, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो भी करंट एसेट्स हैं, सारी चीज़ें आप सेम कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स आप बराबर नहीं कर सकते। आप ह्यूमन रिसोर्स की क्वांटिटी बराबर कर सकते हो कि यहाँ पे भी 1000 ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। तो इन्होंने बोला कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसमें हम ये कह सकते हैं थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि जॉब किसको क्या काम करना है, उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जॉब एनालाइज करके जॉब डिस्क्रिप्शन में रिटन फॉर्म में लिख करके हम हर एम्प्लॉय को उसका टास्क बताते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज की ज़रूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है कि मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करने वाले लोग हैं। सो देयर इज नो चांस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल, क्योंकि हम ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान करके चलते हैं, तो ना कोई चीज़ ज़्यादा होती है ना कम होती है, ना शॉर्ट कमिंग आती है ना शॉर्टेज पड़ती है, ना स्केर्स होते हैं ना अबंडेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन कंपीटिंग
अब कंपटीशन में ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स बहुत मददगार होते हैं. टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर इज द एफिशिएंट स्टाफ. दो ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें बराबर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वो जीतता है जिसके पास ज्यादा एफिशिएंट स्टाफ होता है, ज्यादा मेहनती स्टाफ होता है, ज्यादा अच्छी तरीके से बिना वेस्ट किसी रिसोर्स को किए काम कंप्लीट करने वाले स्टाफ होते हैं. इसमें हम आगे कह सकते हैं द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. तो एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर से बड़ी आसानी से जीत सकता है. 6 पॉइंट इज इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज. मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. अब एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने के बाद स्टाफिंग खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं. इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग. इसमें और क्या चीज आता है, इसमें आता है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग किसका, अपने ही एम्प्लॉयज का, ताकि वो एम्प्लॉयज और एफिशिएंटली काम कर सकें. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रमोशन. ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे. उसके बाद आता है कॉम्पनसेशन, दैट इज रेम्यूनरेशन. कॉम्पनसेशन, जो भी काम किया जा रहा है उसके ऊपर जो भी पैसे बनते हैं उनके प्रॉपर कॉम्पिटेंट सैलरी वेजेस दिए जाएंगे. ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज. अब होता क्या कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके मोरल को बूस्ट अप करती है और लोगों को मोटिवेट करती है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है. तो ये इंप्रूव, इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है और एम्प्लॉयज का मोटिवेशन जो मोरल है वो अच्छा इंप्रूव होता है. लास्ट पॉइंट है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शंस. इसका मतलब ये हुआ कि नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी carried out without efficient staffing function because all the functions are performed by human beings and human beings join the organization by staffing function only. इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है उसकी जो फंक्शंस होते हैं, जैसे होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये जो FW टेलर जी ने दिए थे, ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, ये वो 5 फंक्शंस हैं. इन्होंने बोला कि स्टाफिंग के बिना आप प्लानिंग कर लोगे क्या, आप स्टाफिंग के बिना प्लानिंग नहीं कर सकते, आप स्टाफिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, आप स्टाफिंग के बिना डायरेक्टिंग नहीं कर सकते. किसको कीजिएगा, स्टाफ ही नहीं है तो. आप स्टाफिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये करिएगा किसको, स्टाफ ही को कीजिएगा. इन्होंने बोला कि जो स्टाफिंग है ये की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन है. स्टाफिंग की मदद से आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टाफ एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल स्टाफ रहेंगे तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी. स्टाफ ही ऑर्गेनाइज करते हैं सारे रिसोर्सेज को, स्टाफ ही डायरेक्ट करेगा स्टाफ को और स्टाफ ही कंट्रोल करेगा बाकी के चीज़ों को. तो ये था इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग प्रोसेस. आज हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो स्टाफिंग आता है उसमें उसका प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है. आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की. लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत किया है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज कम से कम 4 से 5 वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. आइए जानते हैं स्टाफिंग होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में. स्टाफिंग प्रोसेस की शुरुआत करने से पहले स्टाफिंग जान लेते हैं. स्टाफिंग के लिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो अगला फंक्शन होता है मैनेजर का वो स्टाफिंग होता है. स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग. स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आता है मैन पावर प्लानिंग. उसके बाद स्टाफिंग में क्या आता है, उसके बाद अगला आता है स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट. उसके बाद क्या आता है स्टाफिंग में, उसके बाद आता है सिलेक्शन. उसके बाद क्या आता है स्टाफिंग में, सिलेक्शन के बाद आता है ट्रेनिंग. उसके बाद क्या आता है कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद वेजेस, सैलरीज, कमीशन दिया जाता है, दैट इज कॉम्पनसेशन. ये सब स्टाफिंग में आता है. HR मैनेजर का काम होता है ये पैसा वैसा देने का. ठीक है. अगला है प्रमोशन. उसके बाद मेंटेनेंस. काय का मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. तो ये है स्टाफिंग. स्टाफिंग में होता क्या है कि मैन पावर प्लानिंग की जाती है, उसके बाद रिक्रूटमेंट आता है, फिर सिलेक्शन आता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर कॉम्पनसेशन दिया जाता है, मतलब काम करोगे तो पैसा मिलेगा ना. उसके बाद प्रमोशन होता है, फिर मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल की बात की जाती है. सारा स्टाफिंग होता है. अब इसकी स्टाफिंग की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आइए जानते हैं स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है. शुरुआत करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की. सबसे पहला होता है पॉइंट प्रायर टू स्टाफिंग. प्रायर टू स्टाफिंग का मतलब होता है कि स्टाफिंग शुरू करने से पहले भी तो कुछ काम करना पड़ेगा. कि बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग सम
Preliminary activities must be performed, such as deciding who will perform the activities of staffing. सबसे पहले डिसाइड करना है कि स्टाफिंग करेगा कौन, ठीक है. स्कैनिंग द फोर्सेस प्रिवेलिंग इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने देखा था ना, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चेंज आ रही है, उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करना है कि कौन करेगा स्टाफिंग और किसका करेगा स्टाफिंग. मतलब स्टाफिंग करने के लिए कौन जाएगा. हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करने का जो काम होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है. मिडिल लेवल मैनेजर्स स्टाफिंग का काम करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर सेलेक्ट करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दूसरा कहा गया है स्टाफिंग प्लान. अब स्टाफिंग प्लान में इन्होंने बोला कि बिफोर अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन अ स्टाफिंग प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड विच इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. एक स्टाफिंग प्लान किया जाता है. प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच लेना, ठीक है. इन्होंने ये बोला कि स्टाफिंग प्लान में क्या आता है कि हम पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर लेते हैं. इट इज डन टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स राइट नंबर एंड राइट टाइप ऑफ पीपल. और ये प्लानिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम प्लानिंग में देख लेते हैं कि किस लेवल पे किस डिपार्टमेंट में कैसे कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है, उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, स्किल क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए. ये सारा का सारा प्लानिंग के अंदर चला आता है. इसी बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं. इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में मैनेजर दो इंपॉर्टेंट चीज ढूंढते हैं. पहला, एस्टिमेटिंग करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं कि करंट रिक्वायरमेंट क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज की, अभी फिलहाल में जरूरत क्या है, और एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड डेवलपिंग प्लान्स टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. ये तो करंट वाली बात हो गई. उसके बाद एंटीसिपेट करते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, मतलब भविष्य में कितने वर्कर्स की जरूरत है, एम्प्लॉयज या पर्सनल की जरूरत पड़ने वाली है. ये सारी चीजें स्टाफिंग प्लान में डिसाइड की जाती हैं. तीसरा है क्वालिफिकेशन और जॉब स्पेसिफिकेशन. क्वालिफिकेशन और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि आफ्टर फाइंडिंग आउट द नंबर of employees required presently in and in near future, next step of planning is finalizing the qualification of the persons to be recruited. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे, कितनी डिग्रियां या कौन कौन सी डिग्रियां उनके पास होनी चाहिए, वो इंश्योर किया जाता है. These are finalized keeping in mind the specification of job. For example, to perform the job of accounts keeping, we need a person with the commerce background and not with the science background. तो इसी बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर. आफ्टर एनालिसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब माइन्यूटली क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड इज फाइनलाइज्ड. तो इन्होंने बोला कि जो क्वालिफिकेशन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, दोनों सेम चीज़ होती है. तो जैसे कि अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो अकाउंटेंट के लिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड के इंसान को चूज़ कीजिएगा, ना कि साइंस वालों को कीजिएगा. तो ये क्वालिफिकेशन है. फोर्थ वन इज डेवलपिंग असेसमेंट टेस्ट. अब असेसमेंट टेस्ट का मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वहाँ पे तो हम बहुत सारे लोगों को इंड्यूस कर देते हैं, आओ फॉर्म भरो, एग्जाम दो, लेकिन हमें उनमें से अच्छे क्रीमी लेयर को जब चूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेवलपिंग असेसमेंट टेस्ट. अब इसमें उन्होंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड सम असेसमेंट टेस्ट आर डेवलप्ड टू वेरीफाई वेदर कैंडिडेट पोजेसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और नॉट. The assessment test should be developed in such a way that these must be able to assess the multiple talents of candidates rather than focusing on single ability. Secondly, these tests be free from personal bias. तो ये डेवलपिंग असेसमेंट टेस्ट जैसे जो आपने देखा होगा आजकल जितने भी जॉब्स के ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं. कहीं इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश तो कॉमन ही है. उसके बाद रीजनिंग पूछा जाता है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स कहते हैं वो पूछा जाता है, जीएस पूछ लिया जाता है. तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे. हम जब भी असेसमेंट टेस्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी एप्टीट्यूड्स को चेक करते हैं कैंडिडेट्स के. तो ये डेवलपिंग असेसमेंट टेस्ट है. फिफ्थ वन इज लोकेटिंग पोटेंशियल एप्लीकेंट्स. इसमें हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर वी विल गेट द रिक्वायर्ड कैंडिडेट और पर्सनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि कहाँ से हमको ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं या जितनी पर्सनल की ज़रूरत है वो मिलेंगे. वी कैन लुक इन इंटरनल एनवायरनमेंट. कई बार अगर रिक्वायरमेंट कम होती है तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख सकते हैं, दैट इज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में हम उस पोटेंशियल इंसान को ढूंढते हैं जो उस जॉब वेकेंट जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सके. या एक्सटर्नल की भी बात की जाती है तो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को हम
चूज करते हैं, ढूंढते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से ढूंढते हैं, लुकिंग ऑफ पर्सनल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लोकेटिंग पोटेंशियल एप्लीकेंट। अगला है एडवर्टाइजिंग द जॉब। एडवर्टाइजिंग द जॉब की बात की जाए, वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट विथ इंटरनल सोर्स, देन नो नीड फॉर एडवर्टाइजिंग। अगर हम इंटरनल सोर्स से ही अगर अपनी जॉब की वैकेंसी को फुलफिल कर लेते हैं तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सटर्नल सोर्स के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एडवर्टाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। But for the fresh talent and wider choice, external source is better. And to get candidates from external source, we need you need advertisement so that large number of people can apply for the job. तो ये था advertising the job. अगला selection test और interview. On giving advertisement, company receives large number of applications. So next step is to select most suitable candidate by conducting selecting test and interview. अगला जो प्रोसेस होता है एडवर्टाइजमेंट के बाद वो होता है सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू। तो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। अगला पॉइंट है फाइनलाइजिंग द कैंडिडेट्स और नोटिफाइंग एप्लीकेंट्स। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स सिलेक्शन टेस्ट या इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, जिनको हम फाइनलाइज कर लेते हैं, उनको नोटिफाई करना होता है। After conducting selection test and interview, a list of candidates who are provisionally selected is prepared so that further information can be gathered for such candidates. इन्होंने बोला कि सिलेक्शन टेस्ट या इंटरव्यू के बाद प्रोविजनली का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है। ये प्रोविजनली जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है, उनके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम उन्हें प्रोविजनली सेलेक्ट करते हैं और उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। अगला कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड चेकिंग रेफरेंस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 2 साल या 3 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स डिग्रीज प्रोवाइड कराती हैं। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वहाँ पे हमें ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद डिग्री मिलती है और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल के बाद डिग्री मिलती है। अगर इस बीच किसी कैंडिडेट ने कोई गलत काम कर दिया तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसको डिग्री अलॉट नहीं करती है। तो ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड चेकिंग रेफरेंस। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि द नेक्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग इज टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में दी है उसको क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है। टू वेरीफाई अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर ऑफ एप्लीकेंट, द मैनेजर कॉन्टैक्ट द रेफरेंस mentioned by the candidates in the application form. If the reference give the positive feedback of the candidates and same information, then candidates is selected. अब होता क्या है कि जब भी हम रिज्यूमे देते हैं तो हम 2 रेफरेंसेस देते हैं, रेफरेंस 1 रेफरेंस 2। और ये रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 ये वो लोग हैं, ये शहर के वो परिचित लोग हैं जिनको ज़्यादातर लोग जानते हैं और ये आपको पर्सनली जानते हैं, और इनसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि जो भी आपने फॉर्म में जो भी जानकारी दी है क्या वो सही है कि गलत है, और आपकी कैरेक्टर के बारे में भी जाना जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कहीं आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, उस बेसिस के ऊपर। पॉइंट नंबर 10 है फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अगर सब कुछ सही रहा ऊपर वाली की कृपा से तो होता क्या है फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट। इसमें हम कह सकते हैं आफ्टर वेरीफाइंग द कैरेक्टर एंड इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट इज फाइनली सिलेक्टेड, ही इज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद क्या होता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, मतलब जिसे ये साबित हो जाता है कि भाई आपको जॉब मिल गया है, आ जाओ काम कर लो। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ही इज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर and a place in the organization. In placement, a specific job is assigned to every selected candidate according to his qualification. तो ये जो प्लेसमेंट जो वर्ड है, प्लेसमेंट में होता क्या है कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको एक निर्धारित जॉब दे दी जाती है। पॉइंट नंबर 11 इज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। अब ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ओरिएंटेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन का मतलब जो नया एम्प्लॉय जॉब करने के लिए नया कैंडिडेट आया है उसको एग्जिस्टिंग के साथ, न्यू को एग्जिस्टिंग के साथ हम क्या कराते हैं, उनको हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन an orientation program is organized, whereas in small organization superior takes the new employees on a round to introduce
हिम टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा प्रोग्राम सेटअप किया जाता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर होते हैं वो नए एम्प्लॉय को क्या करते हैं, हर एक जगह ले जाते हैं और सबसे मीटिंग करवाते हैं। तो ये ओरिएंटेशन और इंडक्शन हो गया। लास्ट वन इज ट्रेनिंग। अच्छा, इंडक्शन रह गया था। इंडक्शन में बोला गया कि इंडक्शन मीन्स गिविंग इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू न्यू पर्सन्स टू कैरी ऑन द जॉब स्मूथली। इन्होंने बोला कि इंडक्शन में होता क्या है कि हम इनिशियल लेवल पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिससे नए लोग जॉब स्मूथली कर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात की जाए, अब देखिए कोई भी नई चीज़ सीखना है इज लर्निंग, लेकिन उसमें स्किलफुल होना है ट्रेनिंग, उसको और अच्छी तरीके से करना है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या बोला गया है, ट्रेनिंग में हम ये कह सकते हैं कि टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू अपडेट द नॉलेज ऑफ existing employees to match the requirement of external environment, the employees are imparted training. Training can be given on the job as well as off the job. Training दो हिसाब से दी जाती है, एक होता है on the job, एक होता है ऑफ द जॉब। और इन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनकी नॉलेज को अपडेट कराने के लिए, मतलब मैच करवाने के लिए द एम्प्लॉयज़ आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेन नहीं है तो इसमें आपको ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो ये था स्टाफिंग प्रोसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल स्टाफिंग। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि एक सक्सेसफुल स्टाफिंग के क्या एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो देयर आर 6 स्टेप्स या 6 एलिमेंट्स विच आर की टू सक्सेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। आइए उन 6 एलिमेंट्स या 6 स्टेप्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि फाइंडिंग द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि नीड ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नीड क्या है। दूसरा बोला जा रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जॉब का डिस्क्रिप्शन की जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरा कहा गया है बेसिक स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेसिक स्किल्स, कौन कौन से बेसिक स्किल्स की जरूरत है उसकी बात की जा रही है। अगला पॉइंट है फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, जो काम करने के लिए फेयर वेज है और फेयर वर्किंग कंडीशन, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है एडिशनल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए एडिशनल इंसेंटिव्स, उनको थोड़ा एडिशनल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना, एंड रिवॉर्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, और कुछ रिवॉर्ड देना जिससे कि जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेटेड रहें। तो ये पहला पॉइंट था, पहला स्टेप था, पहला एलिमेंट था। दूसरा बोला जा रहा है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन। अब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज रिक्रूट एंड सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब बाय फाइंडिंग आउट, कैसे आप पता लगा सकते हो, बाय एग्जैक्टली द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर, एबिलिटी के बेसिस के ऊपर, नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप पता लगा सकते हो, जो आपको जरूरत है उस बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉइज, जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है आपके एम्प्लॉइज की उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। अगले प्रॉपर एंड वेल डिफाइंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर और वेल डिफाइंड रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पॉलिसी है तो उसके बेसिस पे आप सही इंसान को चूज कर सकते हो। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रीजन वाई दे लेफ्ट द प्रीवियस जॉब, ये भी एक पार्ट है कि हम उनसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपने पिछला जॉब क्यों छोड़ा। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि क्लियरली कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द जॉब कंडीशंस एक्सपेक्टेशंस। तो जो एम्प्लॉयज है उनसे क्लियर कम्युनिकेट करना। प्रिपेयर रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आपको रिटन डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है जिसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और आपको एम्प्लॉय को बताना है कि आपके ये सारे जॉब्स हैं। दूसरा इन्होंने फिर से कहा कि एक और आपको रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें आप रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे। ये भी रिटन होना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज है या जो भी प्रोसीजर है वो रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरा कह सकते हैं मेक एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन ऑफ द कंपनी। तो मेक एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ द वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन ऑफ द कंपनी। और जितने भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको वैल्यूज बताना है, उनको ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो भी, मिशन इज गोल, ऑब्जेक्टिव्स भी बताना है। ऑब्जेक्टिव्स को हम एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं, गोल मेजर नहीं कर सकते और उसके लिए कोई टाइम भी फिक्स नहीं कर सकते। तो हर एक एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स और मिशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आगे हम कह सकते हैं कि क्लियरली कम्युनिकेट द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशंस टू एम्प्लॉयज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वर्किंग कंडीशंस क्या है, किस किस वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ेगा। तो ये था, ये जो पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, ये था
क्लियरली कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द जॉब कंडीशन। अगला पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम ये कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अ लिस्ट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइंग रिपोर्टिंग टाइम। अब रूल्स रेगुलेशन में आप क्या बता सकते हो? रिपोर्टिंग टाइम, ड्यूटी आज कितने टाइम काम करना है, ब्रेक टाइम कब कब लंच होता है, कितनी कितनी देर का टाइम पे आपको लंच मिलेगा। रूल्स, इंसेंटिव्स एंड अलाउंस फॉर द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए क्या इंसेंटिव है या क्या अलाउंस है। रूल्स रिगार्डिंग जॉब स्टैंडर्ड, रिव्यू रिपोर्ट, ये सारे के सारे रूल्स। कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। और हम ये कह सकते हैं रूल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सारी की सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस की कैटेगरी में आती है और ये रिटर्न होनी चाहिए और सारे एम्प्लॉयज़ को मालूम होना चाहिए ताकि वो भी तरक्की करें ना। अगला पॉइंट है, फिफ्थ वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, अनदर इंपॉर्टेंट टूल फॉर सक्सेसफुल स्टाफिंग इज परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? फॉलोइंग ग्राउंड्स में सबसे पहले बोला गया है सेल्फ अप्रेजल बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ। हर एक एम्प्लॉय को खुद को अप्रेज करने की जरूरत है अच्छा काम करके। सेकेंड पॉइंट इज फीडबैक बाय एम्प्लॉयज ऑन सुपीरियर्स रोल। जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सुपीरियर के रोल को फीडबैक के फॉर्म में भी दें। तीसरा कहा गया है वेदर सुपरवाइजर इज फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी और ही इज बायस्ड। जो एम्प्लॉय है वो जो एम्प्लॉयर है, जो सुपरवाइजर है, जिसने आपको काम दिया, जो आपके ऊपर काम कर रहा है, जो आपके बॉस हैं एक हिसाब से, जो आपके लीडर हैं, जो आपके मैनेजर हैं, वो इक्वली सबको ट्रीट करते हैं कि वो बायस्ड हैं। हाउ एम्प्लॉयज आर सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं। हाउ एम्प्लॉयज आर सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में कह रहे हैं कि करेक्ट एम्प्लॉयज इफ देयर इज नेगेटिव फीडबैक। एम्प्लॉयज को करेक्ट करने की भी जरूरत है अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली बात है। और लास्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इसमें हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंट डे एनवायरमेंट द एम्प्लॉयज स्किल नीड्स टू बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गिविंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग बाय टेकिंग केयर ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसे उनको हम कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इज ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की जरूरत है, या प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है। वॉट इज योर स्ट्रैटेजी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी एसेंशियल पार्ट्स होते हैं सक्सेसफुल स्टाफिंग के। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कॉम्पोनेंट्स, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि स्टाफिंग की कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स तीनों चीज़ें सेम होती हैं, तो कुछ भी पूछें आपको एक ही चीज़ लिखना है, मतलब सेम ही चीज़ लिखना है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिक्रूटमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग। रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग suitable, skilled, qualified candidates to apply for the job in your organization. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहां पे हम इंड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म भर करके अप्लाई करें और जॉब के लिए कोशिश करें। सूटेबल कैंडिडेट्स का मतलब जो वेल क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल के बेसिस के ऊपर, एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। स्किल्ड का मतलब आप कितने अच्छे हैं किसी भी जॉब को करने में। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज रिक्रूटमेंट। दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब इट रिफर्स टू द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म द जॉब। सिलेक्शन वो प्रोसेस होता है, बेसिकली रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद आता है सिलेक्शन। पहले रिक्रूटमेंट होगा फिर सिलेक्शन आएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो, कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट होता ही है। तो रिक्रूटमेंट से शुरुआत होती है, फिर जाते हैं सिलेक्शन पे। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भर करके अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। सिलेक्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जॉब चली जाती है, मतलब वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। इसमें बोला गया है इट रिफर्स टू द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म द जॉब। इस सिलेक्शन प्रोसेस में मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो जॉब को परफॉर्म कर सके। और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो कहाँ भेजते हैं? ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग कराने से पहले हम उसे कोई भी चीज़ सिखाते हैं, कोई भी नई चीज़ सीखना इज कॉल्ड लर्निंग। और जब आप किसी चीज़ को सीख करके उसमें और इफिशिएंट, स्किलफुल हो जाते हो तो उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में कह रहे हैं इट रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। जब भी आप जॉब को परफॉर्म करेंगे तो आपका जो इंप्रूवमेंट होगा स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज का, बिहेवियर का, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। आइए जानते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन मेरे रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट एक स्टाफिंग प्रोसेस की शुरुआत का जो हिस्सा होता है वो रिक्रूटमेंट होता है। और रिक्रूटमेंट के बाद
सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। मतलब रिक्रूटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आप सिलेक्शन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, कैंडिडेट्स को हम इंड्यूस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वेकेंट जॉब पोजीशन है उसमें आकर के वो अप्लाई करें और उस वेकेंट रूल को फुलफिल करें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद शुरुआत होती है सिलेक्शन की। आइए इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट के बारे में कहा गया है कि रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग के लिए हम कह सकते हैं टू इन्फ्लुएंस समवन, हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग more and more candidates to apply for vacant job positions in the organization। रिक्रूटमेंट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि वो आए, अप्लाई करें और उस रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वो जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसे फुलफिल करें। इन जनरल वर्ड्स रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट्स हु कैन परफॉर्म द वेकेंट रोल्स। जनरल शब्दों में रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए जो वेकेंट जॉब्स हैं, जो वेकेंट रोल्स हैं उसे फुलफिल कर सकें, एंड इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड फॉर फिलिंग द वेकेंट रोल्स। और उन्हें हम इंड्यूस करें, इन्फ्लुएंस करें कि वो आगे बढ़ करके आए और वो वेकेंट जो रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे फुलफिल करें और वहाँ पे मन लगा के काम करें। लास्ट में कह रहे हैं द रिक्रूटमेंट फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट से शुरुआत होती है स्टाफिंग की, तो रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बिकॉज जो एंड रिजल्ट होता है रिक्रूटमेंट फंक्शन का इज रिसीविंग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू मेक सिलेक्शन फ्रॉम। ताकि ढेर सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं। मतलब अगर रिक्रूटमेंट इतना बड़ा प्रोसेस है तो उसमें से हम सिर्फ इतने लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट में अगर इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है तो सिलेक्शन सिर्फ इतने लोगों का होता है। इसलिए हम रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव, क्योंकि सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल जाते हैं और रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला आप देख रहे हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा जो है वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आइए जानते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से जो वर्कफोर्स काम कर रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम इंड्यूस करते हैं कि वो वही एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर vacant job positions को fulfill करें। The vacant job positions are filled by using existing employees only and no outsiders are permitted in internal sources. Internal sources of recruitment is very popular and common because of its advantage. Internal sources के बहुत सारे advantages भी हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं it is economical, सस्ता होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये मोटिवेट भी करते हैं कि वो मन लगा करके काम करेंगे तो उनका प्रमोशन होगा और जो वेकेंट जॉब पोजीशन सीनियरिटी के बेसिस पे है वो उनको मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि लेस अमाउंट इज स्पेंड, मतलब इकोनॉमिकल का मतलब कम पैसे खर्च करके। पहला इकोनॉमिक होता है, सस्ता होता है। तीसरा ये हम कह सकते हैं कि कम पैसा खर्च करके भी आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको कुछ एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। फोर्थ वन हम ये कह सकते हैं कि द एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनल काम कर रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के उनको अच्छी तरीके से सारी जानकारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस क्या है और किस बेसिस पे काम कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये लोग मोटिवेटेड रहते हैं, इन लोगों को पूरी जानकारी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे करते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स में हम ये कह सकते हैं कि नो फ्रेश व्यूज़, no fresh views, new ideas, no fresh views or new ideas will come in the organization. दूसरा हम कह सकते हैं there will be a limited choice, there will be a limited choice
हम तीसरा ये भी कह सकते हैं कि नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नया ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑलरेडी कोई काम तो कर नहीं रहा, तो उसके लिए ये सूटेबल है, नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए जब भी रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन होता है तो ट्रांसफर किया जाता है। फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है, जो मन लगा करके काम करता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो उस हिसाब से कर नहीं पाता, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। इसके 3 पार्ट हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ले ऑफ। प्रमोशन की सबसे पहला है प्रमोशन। प्रमोशन कह सकते हैं कि प्रमोशन रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। प्रमोशन में शिफ्टिंग होता है एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन में विद अ हायर अथॉरिटी। दूसरा जो जॉब पोजीशन होगा उसमें हायर अथॉरिटी होगी, मतलब ज्यादा अथॉरिटी होगी, आपको ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, द रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रेस्टीज इंप्रूव्स और इंक्रीजेस। जनरली विद द प्रमोशन देयर इज इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन और सैलरी ऑल्सो। तो प्रमोशन के साथ सैलरी भी बढ़ती है, कॉम्पनसेशन भी बढ़ता है। दूसरा है ट्रांसफर। जब प्रमोशन होता है तो उसके साथ साथ क्या आता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर में हम कह सकते हैं ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर में आप सेम लेवल पे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हो। प्रमोशन में आपका डेजिग्नेशन बढ़ जाता है, रैंक बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। ट्रांसफर में सेम लेवल पे आप दूसरी जगह जाकर के काम करते हो। इन generally with the transfer there is no change in the compensation level and authority level. There is no change even in his rank, responsibilities and prestige. Only the place of working is changed. तो ट्रांसफर में सिर्फ काम करने की जगह चेंज हो रही है। ले ऑफ की अगर हम बात करें तो ले ऑफ रिफर्स टू टेम्पररी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज विद देयर एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयर। ले ऑफ में क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर से टेम्परेरी बेसिस के ऊपर काम छोड़ करके जाता है, काम नहीं करता है। जनरली द डिप्रेशन पीरियड और ड्यूरिंग ऑफ सीजन देयर इज अ लैक ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो एम्प्लॉयर आस्क देयर एम्प्लॉयज टू लीव द जॉब फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज विद द अंडरस्टैंडिंग of both employer and employee. The employees are back with whenever there is a work in the organization. So calling back the employees who were temporarily separated to fill the vacant job position is called layoff. तो layoff में क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडिया में एग्रीकल्चर करने के लिए 58% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर करती है। तो इसमें ये सीजनल होता है, एग्रीकल्चर हमें मालूम है कि सीजनल होता है। तो 6 महीने, साल के 6 महीने एग्रीकल्चर किया जाता है और 6 महीने काम पे जाते हैं। तो 6 महीने जब काम छोड़ दिया और 6 महीने के बाद जब वापस आते हैं तो दिस इज कॉल्ड ले ऑफ, जहाँ पे टेम्परेरी बेसिस के ऊपर काम करना बंद कर दिया जाता है और जैसे ही मौका मिलता है वापस आ जाते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसके आगे हम अगर बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को सेलेक्ट किया जाता है उसे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस आर इनवाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज नोन एज external recruitment. In other words, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization, then it is called external recruitment. मतलब internal था inside the organization और external था outside the organization। जो manpower का requirement fulfill outside of the organization किया जाता है वो होता है external source of recruitment। इसमें सबसे पहली चीज इन्होंने बोला है मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब मीडिया एडवर्टाइजिंग जो है वो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो मीडिया एडवर्टाइजिंग है ताकि जॉब पोजीशंस को फुलफिल किया जा सके। द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इन कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन। तो जो जॉब पोजीशन है उसी बेसिस के ऊपर जो कंपनीज है वो सेलेक्ट करती हैं कि कौन सा मीडिया एडवर्टाइजिंग ले करके जाना है, क्योंकि मीडिया है, मीडिया में सिंगुलर, मीडिया इज प्लूरल। तो मीडिया बहुत सारे मीडियाज होते हैं, तो कौन सी मीडिया को लेकर के चलना है एडवर्टाइजिंग के लिए वो जॉब्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल
For the job of accountant, the advertisement can be given in Chartered Accountant Journal, and for the unskilled and lower ranked job positions, the advertisement can be given in local or regional newspaper. तो ये मीडिया सेलेक्ट किया जा रहा है कि अगर अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जर्नल की बात की जा रही है, और अगर अनस्किल्ड और लोअर जॉब पोजीशन रैंक पोजीशन के अगर वर्कर्स की बात की जा रही है तो लोकल और रीजनल न्यूज़पेपर की बात की जा रही है. सेकेंड वन इज रिकमेंडेशन. अब रिकमेंडेशन होता क्या है, जहां पे हम खुद रिकमेंड करते हैं. कौन रिकमेंड करेगा? प्रेजेंट एम्प्लॉयज. जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं. हम कह सकते हैं कि मेनी फर्म्स एनकरेजेस देयर एम्प्लॉयज टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड द अदर नोन पीपल टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशंस. The organization prefer recommendation by trusting the goodwill of the present employees, and the organization can catch hold of existing employees if there is any problem with a new employee recommended by him. मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रिकमेंड करते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हीं एम्प्लॉयज को पकड़ा जाता है कि आपने जिनको रिकमेंड किया वो ढंग से काम नहीं कर रहे. तो ये रिकमेंडेशन है. थर्ड वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री. तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है? नोटिस पेस्ट किया जाता है ऑफिस के गेट पे, ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे भी हो सकता है, ऑफिस या फैक्ट्री के गेट पे, या वर्कशॉप स्टेटिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन. द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज जॉब्स walk in for the interview. This method of external recruitment is most suitable for unskilled job positions, example sweeper and peon. तो वो जो स्वीपर्स और प्यून्स होते हैं उनके लिए मोस्ट सूटेबल है. नोटिस लगा दी जाती है, जिसको काम की जरूरत वो पहुंचाए. अगला जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स. जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें, जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर्स इन द विलेजेस, in the labors in the villages and rural areas, and whenever there is a vacancy or requirement for labor in factory or in construction site, they bring the laborers from villages and supply to businessmen. The jobbers and contractors charge commission for the same. This is suitable for laborers and unskilled workers. तो ये jobbers और जो contractors हैं ये contract basis के ऊपर या commission basis के ऊपर क्या करते हैं? जो वर्कफोर्स है उसकी सप्लाई करते हैं. वर्कफोर्स की सप्लाई कैसे करते हैं? क्योंकि ये विलेजर्स के टच में रहते हैं, और ये विलेजर्स के जब टच में रहते हैं तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो विलेजर्स से कांटेक्ट करके बड़े बड़े बिजनेसमैन से कमीशन लेकर के ये ऐसा काम करते हैं. अगला कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट आप जानते हैं जितने भी मैनेजमेंट MBA के कॉलेजेस होते हैं या इंजीनियरिंग बीटेक के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पे किया जाता है कि समटाइम्स द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू गेट फ्रेश ग्रेजुएट्स or the people with the latest technological know-how. This type of recruitment is more common for engineers, computer programmers, MBA, etc. The organization prefer fresh graduates because they can be molded according to the requirement of organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेज से रिलेटेड फ्रेश ग्रेजुएट्स को इसीलिए लेकर के आते हैं क्योंकि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टेलीकास्टिंग. अब टेलीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? टेलीकास्टिंग में कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड चला है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, टेलीकास्ट करना अलग अलग चैनल्स के ऊपर regarding the vacant job position. They telecast the requirement of the job position with the qualification necessary to apply. तो ये जो टेलीकास्टिंग होता है वो टीवी चैनल के ऊपर, जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी का एडवर्टीजमेंट आता है, इंडियन नेवी का एडवर्टीजमेंट आता है, तो ये अलग अलग चैनल के ऊपर क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर टेलीकास्ट किया जाता है, तो टेलीकास्टिंग. अगला है वेब पब्लिशिंग. अब वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेशली डिजाइन provide information regarding job seekers and companies which have vacant job position. These websites can be visited by job seekers as well as companies. The common website is naukri.com and monster.com, shine.com. ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं. आजकल तो इनके एप्स भी आ रहे हैं. आप एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है. अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज. अब प्लेसमेंट एजेंसीज, मुझे एक बार मौका मिला रिलायंस जियो के हेड ऑफिस जाने का, और ये रिलायंस जियो का हेड ऑफिस नवी मुंबई में. अब नवी मुंबई,
अब जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल पहुँचता कैसे है। तो वहाँ पे 2-3 सज्जन लोगों से बात करने के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि बड़ी बड़ी जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वहीं से यहाँ पे रिकमेंडेशंस आती हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। दीज एजेंसीज इनवाइट द बायोडेटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू suitable clients. These agencies charge fees for providing such service. तो यह है प्लेसमेंट एजेंसीज। अगला है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स किसे कहते हैं? इन्हें हेड हंटर्स भी कहते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं ये एक्सपर्ट हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से of the managerial job positions. They provide the organization specialized and efficient people who can occupy managerial job positions. The personal consultants charge their fees or commission. तो ये भी फीस और कमीशन चार्ज करते हैं अपने बेसिस के ऊपर। अगला है फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री गेट में हम कह सकते हैं कि समटाइम्स अ नंबर ऑफ जॉब सीकर्स इंक्वायर एट द फैक्ट्री गेट अबाउट द वीकेंड जॉब पोजीशंस इन द वर्कशॉप और इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट time many job seekers assemble at the factory gate to offer their service in the factory. This type of external recruitment is also suitable for unskilled job positions, example sweeper, प्यून, मशीन ऑपरेटर एक्सेट्रा। तो फैक्ट्री गेट के बाहर कई बार नोटिस लग जाते हैं। फैक्ट्री गेट के बाहर बहुत सारे लेबर्स, मजदूर, अनस्किल्ड जॉब पोजीशन वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे स्वीपर, प्यून की अगर नौकरी मतलब अगर काम चाहिए तो यहीं से बाहर फैक्ट्री गेट से कुछ लोगों को लेकर के जाया जाता है और काम कराया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री गेट। अगला है वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट को हम कैजुअल कॉलर्स भी कहते हैं। वेटिंग लिस्ट को हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कैजुअल कॉलर भी कंसिडर करते हैं। जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस which the job seekers leave with the reception. Sometimes the applications of suitable candidates who were not selected in previous year's selection process are kept in application file. This application file is considered as a waiting list. Whenever there is a job vacancy, the suitable candidates from the waiting list are called. तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, लास्ट टाइम जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, ये सिलेक्शन प्रोसेस लिया गया था, उसमें कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पाई थी, तो उनकी एक फाइल मेंटेन की जाती है और अगली बार जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी फाइल से बुलाया जाता है लोगों को। तो ये वेटिंग लिस्ट को कैजुअल कॉलर्स भी तो कहते हैं, सेम ही चीज़ तो है, कुछ डिफरेंस है नहीं। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। एडवांटेज क्या होता है एक्सटर्नल का? अगर हमने एडवांटेज की अगर हम बात करें, कैजुअल कॉलेज में हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि कई बार जैसे कि स्कूल में लोग क्या करते हैं कि जाकर के अपना बायोडेटा दे देते हैं। तो बायोडेटा जब ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं बायोडेटा का जो कलेक्शन होता है, ज़रूरी नहीं इंटरव्यू दिया हो, आप जाकर के अपना बायोडेटा दे सकते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो कॉल करके बुलाया जाता है कि आप आइए और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए या इंटरव्यू दीजिए। सबसे पहले तो एडवांटेज की बात करें एक्सटर्नल सोर्स का, सबसे पहले होता है फ्रेश टैलेंट। आपको एक फ्रेश टैलेंट मिल जाता है। दूसरा वाइडर चॉइस, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस आ जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है एज कंपेयर टू इंटरनल। थर्ड पॉइंट इज क्वालिफाइड पर्सनल। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सनल्स। तो क्वालिफाइड पर्सनल्स आपको मिल जाते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है, जो लेटेस्ट आते हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं, उनके पास लेटेस्ट नॉलेज भी होता है और इनके अंदर कंपटीशन की स्पिरिट भी होती है, मतलब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होता है इनके अंदर। ये बहुत कॉम्पिटिट कर सकते हैं आउटसाइडर्स के साथ। तो ये एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें, जो मोरल होता है ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का, वो फॉल कर जाता है। मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फॉल। और क्या होता है, और हम ये कह सकते हैं कि जो नए एम्प्लॉयज आते हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जो न्यू एम्प्लॉयज may not adjust with the rules and regulations of the organization.
विच मीन्स नो चांस ऑफ टर्नओवर। उसके बाद हम कह सकते हैं इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, बाहर से रिक्रूटमेंट जो कर रहे हैं इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली है। और हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस एज कम्पेयर टू इंटरव्यू। ये था सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। आइए जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। शुरुआत करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग में शुरुआत होती है रिक्रूटमेंट की, और रिक्रूटमेंट के बाद का जो प्रोसेस आता है उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल करें। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एक हिसाब से नेगेटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस को आज हम समझते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस बिगिंस एट दिस स्टेज बाय स्क्रीनिंग द एप्लीकेशंस। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आए उनको स्क्रीन आउट करते हैं। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था क्या कैंडिडेट्स उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, उनकी सारी डिटेल्स सूटेबल है कि नहीं। जो सूटेबल होती हैं उन्हें हम रख लेते हैं और जो सूटेबल नहीं होते उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस इज जनरली मोर देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। यहाँ पे बोला गया है कि सिलेक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थोड़े से होते हैं और रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस की बात है कैंडिडेट्स की नहीं, और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात हो रही है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। इन सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस स्टेप्स आर परफॉर्म्ड विच आर एज फॉलोज। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। जो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं वो है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस। तो जो एप्लीकेशंस दिया जाता है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड बाय द मैनेजर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन देन द सिलेक्शन प्रोसेस बिगिंस विद द स्क्रीनिंग एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एप्लीकेंट्स। तो जो एप्लीकेशन दिया गया है वो एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है जिसे मैनेजर्स क्या करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं। While scrutinizing the application, the managers compare the qualification and capabilities specified in application form with the requirement of vacant job position. तो यहाँ पे स्क्रूटनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने मैनेजर को कहा गया है कि जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या जो भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पहली बार टैली करते हैं और स्क्रूटनाइज करते हैं, जो उसके मतलब का मिलता है उसे रखते हैं और बाकी सबको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इफ देयर इज अ मैच बिटवीन बोथ देन एप्लीकेंट इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, बट इफ देयर इज नो मैच देन द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। तो ये है हमारा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, ये पहला पॉइंट था। दूसरा प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज। अब प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज में हम कह सकते हैं द कैंडिडेट whose applications are selected are called for preliminary interviews। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ को सेलेक्ट किया, तो जिनको सेलेक्ट किया उन्हें हम इट्स अ प्रोसेस। आप देख रहे हो ये प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे पहले के बाद दूसरी चीज़ की बात हो रही थी और आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में बुलाया गया है कि the candidates whose applications are selected are called for preliminary interviews. It is the first round of interview which is conducted by any of the personnel managers। जो पर्सनल मैनेजर्स, जो HR मैनेजर्स होते हैं वो इस इंटरव्यू को कंडक्ट कराते हैं और ये सबसे पहला टेस्ट होता है। नो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और स्पेशलाइज्ड पीपल आर इनवाइटेड टू टेक इंटरव्यू। वेरी जनरल एंड बेसिक क्वेश्चंस जो जॉब से रिलेटेड है या स्टेटस ऑफ पर्सन्स आर क्वेश्चन, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन रिलेटेड टू एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, स्कूलिंग, कॉलेजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो कैंडिडेट है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है एंड टू फाइंड आउट वेदर द कैंडिडेट्स कैन आंसर द क्वेश्चंस व्हेन आस्क्ड वन आफ्टर द अदर। तो इसलिए हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं और जो कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में पास हो जाते हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। तो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आर आस्क्ड टू फिल अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन form is designed by the company so that they can reveal or get all the relevant information from the candidates who
and when all the candidates are filling applications form of same pattern, then the comparison between all the candidates are very easy. The specialized application form can also be used as personal record if the candidate is selected, because whereas it is filed is waiting list application file if the candidates are is rejected. मतलब इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उनको एक सारे के सारे जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है. ये एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी खुद डिज़ाइन करती है ताकि और इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स के बारे में पता कर सकें, और जो पैटर्न है और इस बेसिस जो एप्लीकेशन फॉर्म का पैटर्न होता है वो सेम होता है, ताकि एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट या तीसरे कैंडिडेट से हम कंपेयर करके बेस्ट को सेलेक्ट कर सकें. द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी यूज्ड एज अ पर्सनल रिकॉर्ड, और इसे एज अ पर्सनल रिकॉर्ड भी रखा जाता है. और मान लीजिए अगर इनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया तो कैजुअल कॉलर्स द्वारा इन्हें बाद में जॉब वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बुलाया जाता है. फोर्थ पॉइंट इज टेस्टिंग. अब टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग में कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट. द टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो प्रैक्टिकल जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर होता है. इसके 3 पार्ट होते हैं. बेसिकली ये टेलर मेड होता है. टेलर मेड का मतलब आप अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं. जो कॉमन टेस्ट है उसमें सबसे पहले आता है ट्रेड टेस्ट, दूसरा आता है परफॉर्मेंस टेस्ट, तीसरा आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट. ट्रेड टेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द बेसिक नॉलेज. किस लिए होता है? टू चेक द बेसिक नॉलेज एंड स्किल of candidates related to vacant job position. Skills of candidates related to vacant जॉब पोजीशंस. तो ये ट्रेड टेस्ट हो गया. दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट. अब परफॉर्मेंस टेस्ट में हम कह सकते हैं कि द परफॉर्मेंस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज इन परफॉर्मिंग द जॉब. द परफॉर्मेंस टेस्ट मीन्स असाइनमेंट ऑफ जॉब रिलेटेड टू वेकेंट जॉब पोजीशन एंड टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज. जैसे कि क्रिकेट मैच का सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो सबको, जैसे मान लीजिए बॉलर्स हैं तो वो जितने भी बॉलर्स होते हैं सबको बुलाती है और उनका टेस्ट लेती है. मान लीजिए 6 बॉलर्स में से 2 बॉलर्स का सिलेक्शन करना है तो सारे बॉलर्स एक एक ओवर बॉल डालते हैं और चेक ये किया जाता है कि कितने ऐसे बॉलर्स हैं जो जितना ज्यादा हिट विकेट कर सकें. हिट विकेट का मतलब वो जो विकेट है उसके ऊपर वो बॉल गिरा सकें. इस बेसिस के ऊपर, परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, एफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर टेस्ट किया जाता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट्स. दिस टेस्ट रिलेट्स टू इंटेलिजेंस. अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इंटेलिजेंस, उसके बाद एप्टीट्यूड, उसके बाद एटीट्यूड हम भी चेक करते हैं. इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं. द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट्स, वेदर कैंडिडेट इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच और हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब. तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है. अगला फाइनल इंटरव्यू की बात करें, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर फाइनल इंटरव्यू. मतलब टेस्ट कंडक्ट होने के बाद, उसको पास करने के बाद, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. तो फाइनल इंटरव्यू में बोला गया है कि टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स is called. The consultants who are specialized in their fields ask a question from the candidates to test his professional and specialized knowledge related to the job. तो जो प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, तो ये एक्सपर्ट्स अपने फील्ड से रिलेटेड कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि कैंडिडेट्स के नॉलेज को, स्किल को, एप्टीट्यूड को चेक कर सकें. The interview has many advantages over written test because in interviews you can find out the confidence level of the candidates along with his professional knowledge. Interview gives a chance to candidate also to clarify their queries regarding salary, working conditions, posting etc. तो जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो फाइनल इंटरव्यू होता है, उसमें जो कैंडिडेट है वो भी अपने सवाल पूछ सकता है कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या वर्किंग कंडीशन होगी, क्या पोस्टिंग, किस जगह पे आप काम करोगे. उसके बाद आता है चेकिंग द रेफरेंसेस. अब चेकिंग द रेफरेंसेस में हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो जो बायोडेटा होता है, बायोडेटा का मतलब सीवी, रेज्यूमे,
तो रिज्यूमे में लास्ट में हमको 2 रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, और ये 2 रेफरेंसेस ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस चेक करता है, उन रेफरेंसेस को कॉल करता है और उनसे आपके बारे में जानकारी लेते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो थे नहीं, आपका नेचर बिहेवियर कैसा है। तो रेफरेंस चेक की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स इज आस्क्ड टू गिव द नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेस। इफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइज द इंटरव्यू देन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू चेक विद द रेफरेंसेस अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। Most of the time the references are biased because the candidate himself has given their names, but the organization can cross check the information given by the candidates with the reference। तो कई बार क्या होता है कि रेफरेंस के बेसिस के ऊपर कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है, मतलब सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है जब उनके बारे में डिटेल पता चलती है। अगला है सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंसेस चेक आर इंक्लूडेड इन सिलेक्शन लिस्ट एंड मैनेजर्स सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट। अब ये सिलेक्शन डिसीजन मतलब अगर 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं और उनमें से सिर्फ 5 को सेलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्शन डिसीजन कौन लेता है? ये मैनेजमेंट का काम होता है कि जो कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया है, जिस कैंडिडेट ने इंटरव्यू पास किया है, जिस कैंडिडेट का रेफरेंस चेक हो चुका है और वो पास कर चुका है, उसमें अब उनमें से किसको चूज करना है, इसका डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। इसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हैं कि बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। सम ऑर्गेनाइजेशंस अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर्स टू डू द टेस्ट एंड सम साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द हॉस्पिटल्स टू डू द टेस्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ मेडिकल टेस्ट के बारे में, अगर आपको मिलिट्री जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये डिफेंस सर्विसेज हैं, अगर यहाँ पे सेलेक्ट होना है तो आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और मान लीजिए जैसे आपका बैंक में सिलेक्शन हो गया तो बैंक भी बोलता है कि आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा के आओ। तो बैंक का तो कोई भी हॉस्पिटल से कोई टाई अप नहीं होता, तो आप कहीं पे भी करवा करके बैंक को रिपोर्ट दे सकते हैं। कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होते हैं जहां पे जाकर के आपको अपने टेस्ट कराने हैं और रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली मैनेजर के पास जाती है। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हुए आपको जॉब मिल जाएगी, अगर फेल हुए तो गए। जॉब ऑफर की बात की जाए, द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन जॉब ऑफर थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जॉब ऑफर में होता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया जाता है, बेसिकली इसमें ज्वाइनिंग डेट्स बताई जाती है कि किस डेट को आपको ज्वाइन करना है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर जॉब। टर्म्स एंड कंडीशंस, किस टर्म्स और कंडीशंस में आपने जॉब करनी है, सारा मेंशन रहता है। जनरली अ रीजनेबल टाइम इज गिवन टू द कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली एक 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो। लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इट रेफर्स टू साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट, जब जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो एम्प्लॉयमेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये लोग साइन कर लेते हैं। वाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट द कैंडिडेट हैज टू सबमिट वेरियस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद से साइन करके अटेस्टेड लिखना सारे डॉक्यूमेंट्स में। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन सच एज जॉब टाइटल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कुछ प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन, जैसे जॉब टाइटल क्या है, ड्यूटीज क्या है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अथॉरिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है, ये सारी की सारी। वेरियस डिसिप्लिनरी रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सारी की सारी डिटेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है जिसे आपको साइन करना होता है। तो ये था टॉपिक हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई चीज़ सीखना इज लर्निंग, उसमें स्किलफुल बनना इज ट्रेनिंग, और ट्रेन होते होते आपका डेवलपमेंट होता है। आइए हम जानते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है। ट्रेनिंग की बात की जा रही है। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। जो ट्रेनिंग है इसका मतलब इक्विपिंग द एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें इक्विप करना, उनकी जो भी स्किल चाहिए उससे इक्विप करना टू परफॉर्म द जॉब, ताकि जॉब का परफॉर्म किया जा सके। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, ताकि जिस बेसिस के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है, उस बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया जा सके। वो
एम्प्लॉयज़ उस बेसिस पे परफॉर्म कर सकें। मतलब कोई भी चीज़ सीखना इज़ लर्निंग, उसमें स्किलफुल होना इज ट्रेनिंग। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। इसमें पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है और एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इन शॉर्ट डेवलपमेंट का एक पार्ट, एक हिस्सा ट्रेनिंग है, और डेवलपमेंट बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। वो बेसिकली डेवलपमेंट पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे आते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में दो पार्ट में डिवाइडेड है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसे कहते हैं? व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो मेथड होता है ट्रेनिंग का जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते करते कोई चीज़ सीखते हैं, उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। सूटेबल फॉर टेक्निकल जॉब्स, जो इंजीनियर्स होते हैं या जो प्रैक्टिकल काम करना पसंद करते हैं, बेसिकली जो टेक्निकल जॉब्स होते हैं उसके लिए बेस्ट है और सूटेबल है। एंड प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम्स कैन बी लर्न इजीली। तो ये जो प्रैक्टिकल काम होता है, टेक्निकल जॉब्स होते हैं या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, उसे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बड़े आसानी से सीख सकते हैं। ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। पहला बोला गया है, चार तरीके के होते हैं बेसिकली, जिसमें पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग। इसमें कहा गया है कि इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब। तो अप्रेंटिसशिप में एक मास्टर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको गाइड करें और उन्हें सिखाएं, वो कोई गलती करें तो उसे सुधारें। सेकेंड वन इज जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन किसे कहते हैं? जॉब रोटेशन इज एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एम्प्लॉयज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अनदर जॉब फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टू मेक हिम अवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द जॉब पोजिशंस। तो ये जो जॉब रोटेशन, इसमें क्या होता है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। और इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम करते हो तो आपके काम के साथ साथ आपकी जो भी आपका जॉब है उसे ये बार बार ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता है, जिससे आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किस हिसाब से काम किया जाता है वो आप सीख सको। दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये पार्ट है जहाँ पे आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा है उससे अवेयर हो जाओ और आपको पता चल जाए कि किस काम को करने में कितना समय लगता है और आप उसे कैसे कर सकते हो। थर्ड वन इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में हम कह सकते हैं कि इंटर्नशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थियोरेटिकल नॉलेज acquired by them through professional institutes। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, जैसे MBA कॉलेज हो गया। अगर आप MBA कर रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा। अगर आपने BTech किया है तो आपको इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा। तो ये जो टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल जानकारी के लिए इंटर्नशिप के लिए कॉलेजेस क्या करते हैं, कंपनीज को हायर करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोजेक्ट्स दिया जाता है कि समर या विंटर की ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए आप जाएंगे और वहाँ पे बच्चे जाकर के कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है एक हिसाब से। वहाँ पे जॉब करते करते, काम करते करते बच्चे चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कोचिंग। अब कोचिंग में कह रहे हैं, इन दिस मेथड सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। ही गाइड्स एम्प्लॉयज how he can overcome his weakness and make his strength more strong. Superior suggests the changes required in the behavior and performance of the employees. तो कोचिंग में होता क्या है कि सुपीरियर क्या करते हैं, गाइड करते हैं। सुपीरियर मतलब आपके मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बेसिकली आपके मैनेजर होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं और आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एक तरीके का इट्स जो सुपीरियर होते हैं वो कोच की तरह काम करते हैं और आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। वो गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, और कैसे अपनी वीकनेस को आप अपना स्ट्रेंथ बना करके स्ट्रांग बन सकते हो। सुपीरियर बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में कैसे चेंज आना चाहिए या किसी भी एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कोचिंग के थ्रू
जो आपके बॉस हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, जो आपके मैनेजर हैं, वो आपको सिखाते हैं। द कोच गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो कोच हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव दोनों को वो बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। थ्रू इफेक्टिव कोचिंग यू कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। तो एक अच्छी कोचिंग से हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। दूसरा पार्ट है, इसमें बोला गया है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग काम करते करते आप सीख रहे हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या कहा गया है ये जानते हैं। इट मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को जो भी वो काम करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, वहाँ से दूसरी जगह दूर ले जा करके हम ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ काम करते करते आप कोई चीज़ नहीं सीखते हो, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे आप सीखने जा रहे हो वो जगह दूर है। तो इसे हम कंसिडर करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, विच मीन्स एम्प्लॉय गेट्स ब्रेक फ्रॉम द जॉब सेंट फॉर ट्रेनिंग। जिसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को ब्रेक दिया गया है उनके काम से और उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा गया है। ये बेसिकली 6 तरीके के होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम लेक्चर्स। इसमें हम कह सकते हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस इज कंसल्टेशन। जो कॉन्फ्रेंस है उसका लिटरल मतलब क्या होता है, कंसल्टेशन। तो इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड वे टू कन्वे अ मैसेज और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो जो ऑडियो विजुअल जैसे कोई वीडियो है जिसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी है, या पिक्चर है और पीछे ऑडियो है, तो ऑडियो विजुअल एड की मदद से कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और ये बहुत यूजफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है फॉर फॉर्मल क्लासरूम सेशंस ऑफ ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग। तो जो ट्रेनिंग का क्लासरूम सेशंस होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। सेकेंड पार्ट इज वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल किसे कंसिडर किया गया है? वेस्टिब्यूल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टिब्यूल स्कूल आपके ऑर्गेनाइजेशन का डुप्लीकेट मॉडल है। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व्ड, देन एम्प्लॉयर्स अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब method of training. A dummy model of machinery is prepared, and instead of using original machinery, employees are trained on a dummy model. तो वेस्टिब्यूल स्कूल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडल तैयार किया जाता है जो एज इट इज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है, और वहाँ पे अगर कोई बहुत कीमती मशीनरी है तो एक डमी मशीनरी को प्रिपेयर किया जाता है, और ये जो डमी मॉडल जो होता है, डमी मॉडल जो होता है आपकी मशीनरी का, उसमें आप क्या प्रैक्टिस करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एरोप्लेन हैं या फाइटर प्लेन्स होते हैं, तो ये फाइटर प्लेन्स बहुत महंगे आते हैं, तो हम डायरेक्ट किसी भी पायलट को हम डायरेक्ट फाइटर प्लेन नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, उनको वेस्टिब्यूल स्कूल भेजते हैं जहाँ पे सेम टू सेम एक कॉकपिट की तरह एकदम एक वर्चुअल जगह बनी होती है जहाँ पे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की जाती है, और वहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद फिर असली की मशीनरी, असली के फाइटर प्लेन्स मिलते हैं। थर्ड पॉइंट इज फिल्म्स। फिल्म्स के बारे में कहा गया है, शोइंग फिल्म्स इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस। फिल्म्स कैन गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस टेक्निक्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिव स्किल्स। अब होता क्या है कि मूवीज जब हम देखते हैं तो मूवीज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है कुछ केसेस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी प्रोवाइड कराता है टेक्निकल स्किल्स के साथ। अगला है केस स्टडी। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो केस स्टडी अंडर दिस मेथड मैनेजर्स डिस्कस रियल प्रॉब्लम दैट दे हैव फेस्ड एंड ट्रेनीज आर आस्क्ड टू गिव देयर सजेशंस एंड अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो केस स्टडी में होता क्या है कि केस स्टडी, आजकल जो मैनेजमेंट के पेपर आ रहे हैं या मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। केस स्टडी के अंदर होता क्या है कि हमको जो मैनेजर्स होते हैं वो रियल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और ये ट्रेनी को कहते हैं कि अब इसके सोल्यूशन को आप सजेस्ट कीजिए, और जो ट्रेनी होते हैं वो फेस करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उसकी सोल्यूशंस की तरफ वो जाते हैं। देयर सजेशंस एंड अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड ट्रेनीज आर आस्क्ड टू गिव देयर सजेशंस एंड अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ट्रेनीज को कहा भी जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड कराएं। अब इससे आगे क्या होता है कि केस स्टडी हेल्प्स द ट्रेनीज टू टेक डिसीजंस अंडर रियल वर्क सिचुएशन। तो केस स्टडी क्या हेल्प करता है कि जो रियल वर्किंग कंडीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं रियल वर्किंग कंडीशंस के अंदर जहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, तो वहाँ पे सही डिसीजन लेने में केस स्टडी मदद करता है।
अगला है कंप्यूटर मॉडलिंग। अब कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब अंडर दिस मेथड अ कंप्यूटर इज प्रोग्राम टू शो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ जॉब एंड हाउ टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स। इन दिस मेथड द एम्प्लॉयज कैन लर्न अ लॉट विदाउट इनकरिंग मच कॉस्ट। तो कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को सिखाता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है। लास्ट पॉइंट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है कि अंडर दिस मेथड अ लर्निंग पैकेज इज प्रिपेयर्ड टू गिव जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिक स्किल्स। द इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू सीक्वेंस ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स। तो इन्होंने बोला है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में एक तरीके का लर्निंग पैकेज होता है जो जनरल इंस्ट्रक्शंस या स्पेसिफिक स्किल्स के बेस के ऊपर बनाया जाता है, स्पेसिफिक स्किल्स के बेस के ऊपर बनाया जाता है या जनरल इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट में मतलब मीनिंगफुल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हों ईजिली सीख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड फॉर ट्रेनिंग और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है या ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, आइए आज हम उसे जानते हैं। हम बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे और नीड भी पढ़ेंगे। नीड फॉर ट्रेनिंग या बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन आइए जानते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस लर्निंग टाइम। तो रिड्यूस लर्निंग टाइम में हम कह सकते हैं अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक लेस टाइम in learning the job as compared to untrained employees. As a result, there is a less wastage of resources and higher productivity in the organization. तो reduce learning time का मतलब होता है कि एक trained employee जो organization का है वो untrained के comparatively कम टाइम में नई चीज़ें सीखता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लिए, जिसका रिजल्ट ये होता है कि रिसोर्सेज के वेस्टेज कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट इज बेटर परफॉर्मेंस। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होता है द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड एम्प्लॉयज इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव्ड एंड एम्प्लॉयज गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब बिफोर दे आर एक्चुअली असाइन्ड द जॉब। दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस इन एफिशिएंसी लेवल। कहा गया है कि जो परफॉर्मेंस है ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ का वो हमेशा बेटर होता है विथ अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़। ये जो बेटर परफॉर्मेंस की बात की जा रही है तो जो ट्रेन्ड होते हैं ये ऑलवेज बेटर देन होते हैं अनट्रेन्ड के कंपैरेटिव, अनट्रेन्ड से अच्छे ही होते हैं। एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव्स, क्योंकि जो ट्रेन्ड होते हैं उनकी क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज हमेशा इम्प्रूव होती चली जाती है इस बेसिस के ऊपर, और दे गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब, और उन्हें कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाता है काम को करने का बिफोर दे एक्चुअली असाइन इन द जॉब। दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल। इससे उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और एफिशिएंसी लेवल भी इम्प्रूव होती है। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन में क्या कहा गया है, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज so that they develop positive attitude for the organization। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंडिविजुअल ज्वाइन करता है तो न्यूट्रल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि उनके एटीट्यूड को मोल्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, कि उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जाग जाए। और ये कह सकते हैं कि डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन and to motivate them to be ready to take the initiative and result in better support and cooperation among the employees। और वो सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और कोऑपरेट, इवन कोऑर्डिनेट तो करते ही करते हैं, कोऑपरेट करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड फॉर्मेशन जो ट्रेनिंग से मिलता है। फोर्थ वन इज एड। एड का मतलब एक हिसाब से असिस्टेंस या हेल्प होता है। एड इन और हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। तो ट्रेनिंग क्या करता है कि जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का मतलब जो आपके बिजनेस का रोज का काम है, रोज की एक्टिविटी है, वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो ट्रेनिंग आपको मदद करती है कि आप उसे ठीक कर सकें। वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज प्रॉब्लम्स ऑफ एब्सेंटिज्म, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork. Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided or removed in the organization because supervisors are trained for improvement of supervisors superior subordinate relationship and for the encouraging motivating their subordinates। इसका मतलब क्या हुआ कि जो
सुपरवाइजरी लेवल पे जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे क्या होता है कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं कि अगर पहली बात तो कोई एब्सेंट ना हो, और अगर कोई एब्सेंट हो रहा है तो उसके बदले में दूसरा हमारे पास वर्कफोर्स पहले से तैयार बैठा है काम करने के लिए। अगला है मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। अब ये क्या है कि समटाइम मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। कई बार हमारे पास रेडी स्टाफ नहीं होते कि वो तुरंत आकर के काम करें। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन पीपल एंड ट्रेन देम विद द रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस नीड। बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, मीटिंग द नीड ऑफ मैन पावर, कि जब ज़रूरत पड़े आपके पास ऐसे लोग हों जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। इसके बाद हम लास्ट में कह सकते हैं एड टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जो एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, ट्रेनिंग क्या करता है कि उसको अडॉप्ट करने में मदद कर रहा है। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ये एनवायरमेंटल चेंजेस कौन से हैं? ये बिजनेस एनवायरमेंट के चेंज हैं, और ये बिजनेस एनवायरमेंट के चेंज बड़े डायनेमिक होते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, और ये बेसिकली पेस्ट होते हैं। पेस्ट आपको पता होगा, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, सोशल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो ये चेंजेस में मदद होते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा एम्प्लॉयज के लिए, आइए वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला, बेटर करियर ऑप्शंस। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर आप ट्रेंड हो तो आपके लिए करियर ऑप्शंस और अच्छे हो सकते हैं। इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग्स बेटर करियर ऑप्शंस फॉर एम्प्लॉयज। तो ट्रेनिंग करने से क्या होता है, इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज होता है, जिससे आपको और अच्छा मतलब बेटर करियर ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये बेटर करियर ऑप्शंस की बात है। सेकंड वन इज अर्निंग मोर। इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज हेल्प द एम्प्लॉयज टू अर्न मोर। अब आप एफिशिएंट हो गए हैं, आप ट्रेंड हो गए हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है तो आप जाहिर सी बात है कि आप एक्स्ट्रा अर्न करेंगे जरूर। थर्ड वन इज बूस्ट अप द मोरल। ट्रेनिंग करने से क्या होता है, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। तो ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाता है और उनके मोरल को बूस्ट अप करता है। और लास्ट पॉइंट कहा गया है, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट, सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ट्रेनिंग में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं जिससे एक्सीडेंट कम होता है, अनसर्टेनिटीज कम होती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो ये सारा का सारा एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर था, नीड फॉर ट्रेनिंग और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए जानते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट या डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात करें तो ट्रेनिंग के लिए कहा गया है, ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विथ टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली। ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल्स को सिखाया जाता है, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। डेवलपमेंट में कहा गया है, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड इन टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ट्रेनिंग में सिर्फ टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है, डेवलपमेंट में टेक्निकल स्किल्स भी सिखाते हैं, ह्यूमन स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो ट्रेनिंग के लिए कहा गया है, ट्रेनिंग इज मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। जो लोग मशीनरीज का काम करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी नई चीज़ सीखना इज लर्निंग, और उसमें स्किल हासिल करना, टेक्निकल स्किल हासिल करना इज ट्रेनिंग। तो सूटेबिलिटी के लिए कहा गया है कि ट्रेनिंग इज मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। डेवलपिंग के लिए कहा गया है कि डेवलपमेंट इज मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ। डेवलपमेंट जो है वो मैनेजरियल स्टाफ के लिए होता है, ट्रेनिंग टेक्निकल स्टाफ के लिए होता है। नेचर की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में कहा गया है कि ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग द स्किल्स ऑलरेडी पोसेस्ड बाय द एम्प्लॉयज। मतलब आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो तो आप उसे कहते हो लर्निंग, और जब आपने वो चीज़ सीख ली तो उसमें और स्किल लेकर के आना और स्किलफुल होना इज कॉल्ड ट्रेनिंग। इसीलिए कहा गया है कि ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग द स्किल ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉयज। तो जो स्किल्स ऑलरेडी एम्प्लॉयज के पास है और ज़्यादा स्किल लेकर के आना, उसमें और डेवलप करना इज ट्रेनिंग। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। तो डेवलपमेंट में कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज की हिडन क्वालिटीज होती हैं उसको डेवलप करना।
मेथड यूज की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग के लिए कहा गया है इन ट्रेनिंग ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहीं पे काम करते करते ट्रेनिंग लेना इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। डेवलपमेंट के लिए कहा गया है इन डेवलपमेंट ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इज प्रेफर्ड। इन्होंने कहा है डेवलपिंग के लिए कि इन डेवलपमेंट ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इज प्रेफर्ड, मतलब ये ऑन द जॉब है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो होते हैं ना, ऑन द जॉब्स मेथड। देखिए ट्रेनिंग के लिए ऑन द जॉब्स कहा गया है, डेवलपमेंट के लिए ऑफ द जॉब्स मेथड कहा गया है कि ऑफ द जॉब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाकर के आप डेवलपमेंट आप ट्रेन होते हो, वो डेवलपमेंट है। फोकस और पर्पस की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में कहा गया है कि ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग्स चलती हैं, वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर होता है कि अभी का रिक्वायरमेंट क्या है। डेवलपमेंट के बारे में कहा गया कि डेवलपमेंट फोकसेस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग प्रेजेंट रिक्वायरमेंट की बात करता है और डेवलपमेंट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट की बात करता है। तो ट्रेनिंग हम प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से करते हैं, डेवलपमेंट फ्यूचर के हिसाब से करते हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग के लिए कहा गया है इट इज़ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, मतलब इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। डेवलपमेंट ट्रेनिंग के कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना। तो ट्रेनिंग के लिए कहा गया है द बॉस या सुपरवाइजर टेक्स इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो जो बॉस या सुपरवाइजर के अंडर सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं तो ये बॉस या सुपरवाइजर डिसाइड करता है कि उनको ट्रेनिंग कब देनी है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें द इंडिविजुअल या द इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल अपने से इंटरेस्ट लेता है और उसका डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉज कराते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो था ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। आइए जानते हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग के लिए कहा गया इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या नॉलेज या स्किल की ज़रूरत होती है वो आपको ट्रेनिंग दिलाता है। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन इज कंसर्न विद इम्प्रूविंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एजुकेशन आपको आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, समझ बढ़ाता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर से रिपीट करूंगा, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन स्कोप। तो डेवलपमेंट में बोला गया है कि ये एक जो मैनेजर है, मैनेजर क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ की बात करता है और फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन स्कोप। मतलब डेवलपमेंट में हम इस हिसाब से चीज़ें प्रिपेयर करते हैं कि भविष्य में अगर कोई भी डिफिकल्टी या कुछ भी ऐसा आया तो आप उसे टैकल कर सकते हो। ये डेवलपमेंट है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग के लिए बोला गया है इट इज़ जॉब ओरिएंटेड, जॉब में रहते रहते होता है। एजुकेशन की बात करें तो इट इज़ नॉलेज ओरिएंटेड। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड, एजुकेशन इज नॉलेज ओरिएंटेड, और डेवलपमेंट की बात करें इट इज़ करियर ओरिएंटेड। फोकस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग में कहा गया है इट्स फोकस इज टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। ट्रेनिंग का काम क्या होता है कि वो काम की जो एफिशिएंसी उसे बढ़ाने में मदद करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एनी रिसोर्स इज एफिशिएंसी। तो ट्रेनिंग क्या मदद करता है कि इट फोकसेस इज टू इम्प्रूव द वर्क एफिशिएंसी, काम में इंसान एफिशिएंट बने। एजुकेशन की अगर हम बात करें इट फोकस इज टू डेवलप लॉजिकल एंड रैशनल माइंड। तो एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस करता है, लॉजिकल और रैशनल माइंड के ऊपर फोकस करता है। डेवलपमेंट की बात करें इट्स फोकस इज टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। डेवलपमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। गोल की अगर हम बात करें
ट्रेनिंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ट्रेनिंग किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इंपॉर्टेंस देता है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एजुकेशन इंडिविजुअल के गोल्स को, जो भी आपकी लाइफ का मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसे हासिल करना। देखिए ऑब्जेक्टिव एक हिसाब से अलग होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को जोड़ करके आप गोल बना लेते हो। तो एजुकेशन क्या मदद करता है कि एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू द गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल गोल्स। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल की भी तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आइए जानते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। आइए जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं बेसिक बता दूं आपको कि रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट की शुरुआत करते हैं मीनिंग से। रिक्रूटमेंट के बारे में बोला गया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सूटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप वेकेंट जॉब पोजीशन। रिक्रूटमेंट दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सूटेबल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे हम सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं टू फिल अप वेकेंट जॉब पोजीशंस, ताकि जो वेकेंट जॉब पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे फुलफिल किया जा सके। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन में बोला गया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड ऑफरिंग देम जॉब। ये एक प्रोसेस है स्क्रीनिंग का और सेलेक्ट करने का मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को, जो बेस्ट कैंडिडेट है उसे सेलेक्ट करने का, एंड ऑफरिंग देम जॉब, और उन्हें जॉब ऑफर करना इस सिलेक्शन स्टेज की बात करें। रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन। तो स्टाफिंग फंक्शन में शुरुआत होती है रिक्रूटमेंट से, और स्टाफिंग फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। तो ये जो स्टाफिंग का सिलेक्शन प्रोसेस है, देखिए रिक्रूटमेंट जो स्टाफिंग फंक्शन है उसकी शुरुआत रिक्रूटमेंट से होती है। फिर मतलब स्टाफिंग फंक्शन के अंदर पहला पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट का, और रिक्रूटमेंट जहां खत्म होता है वहां पे शुरू होता है सिलेक्शन। तो स्टाफिंग में सिलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। नेचर की बात करें तो रिक्रूटमेंट में बोल रहे हैं कि इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर इंड्यूस्ड टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इंड्यूस किए जाते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल करने के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन में कह रहे हैं इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस एंड मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जितने लोग अप्लाई करते हैं। मतलब जितने लोगों ने रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया उसमें मैक्सिमम रिजेक्ट हो गए, बस बहुत थोड़े से लिमिटेड सेलेक्ट हो पाते हैं। सिलेक्शन में इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस एंड मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। ज़्यादा कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं जितने सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट अगर 20 होंगे तो हो सकता है 20,000 रिजेक्ट हो जाएं। अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट में कह रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं होता, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड, क्योंकि ये पूरा का पूरा फाइनल सिलेक्शन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है। तो सिलेक्शन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो सिलेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। तो ये डिफरेंस था रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बीच में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके डिफरेंसेस को जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स में मीनिंग की बात की जा रही है, मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनका यूज़ किया जाता है कि जो वेकेंट जॉब पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसे फुलफिल करने के लिए। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करें, मेकिंग यूज ऑफ न्यू पर्सनल और आउटसाइडर टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम एक्सटर्नल सोर्स में क्या करते हैं कि आउटसाइडर को सेलेक्ट करते हैं। इंटरनल में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है। एक्सटर्नल में हम आउटसाइडर को लेकर के आते हैं टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वैकेंसी है, ये तो जॉब पोजीशन खाली है, उसे फुलफिल करने के लिए बाहर से लेकर के आते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। टाइम की बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट की, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। इंटरनल बहुत कम समय में हो जाता है और एक्सटर्नल के लिए इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत
टाइम भी लगता है। इकोनॉमी की बात की जाए, पैसे की बात की जाए, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में बोला गया है मोर इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल बहुत इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें हम बाहर का कुछ भी सर्च नहीं करते। एक्सटर्नल की बात करें तो इट इज़ कॉस्टली एज वेकेंसीज हैव टू बी नोटिफाइड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल के लिए पहले आप 1 महीने आप क्या करोगे, एडवर्टाइज करोगे, उसके बाद 1 महीने आप फॉर्म के लिए दोगे, फिर 2 महीने के का गैप दोगे, फिर 1 महीने में आप एग्जाम कंडक्ट कराओगे, उसके 3 महीने के बाद आप उसका रिजल्ट डिक्लेयर कराओगे, फिर उसके 2 महीने के बाद आप इंटरव्यू आप कॉल करोगे। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप देखो वैकेंसी फुलफिल करने में कम से कम 1 साल लग जाता है, लेकिन इंटरनल में क्या होता है, हम प्रमोशन देकर के हम वेकेंट जॉब पोजीशन फुलफिल कर देते हैं। अगला है क्वालिटी की बात करें, देयर इज अ लिमिटेड चॉइस सो बेटर क्वालिटी में नॉट बी अश्योर्ड। इंटरनल में लिमिटेड चॉइस होती है इसलिए बेटर क्वालिटी आप अश्योर नहीं कर सकते हो। एक्सटर्नल में बोला गया इट प्रोवाइड्स अ वाइडर चॉइस एंड द बेस्ट क्वालिटी इज अज्यूम्ड। अश्योर्ड, अज्यूम नहीं होगा, सॉरी, अश्योर्ड है। तो आपको बेस्ट क्वालिटी बाहर से मिल सकती है। मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ में बोला गया है इंटरनल रिक्रूटमेंट में कि इट बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टाफ गेट द चांस ऑफ प्रमोशन। ये मोरल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बूस्ट अप करता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको मौका मिल जाता है प्रमोशन का। एक्सटर्नल की बात करें इट ब्रिंग्स डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज दे डू नॉट गेट द चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है इसमें जो इंटरनल वाले हैं उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता, तो उनका मोरल कम हो जाता है और इफेक्टिवली काम नहीं करते। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के ऊपर एक वीडियो लेक्चर था, एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था। उम्मीद है आपको डिफरेंसेस पसंद आए हों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।